अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे। अलीमी एकेडमी 92 चैनल में आप तमाम नाजरीन का स्वागत है। फिर से मैं एक नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हो गया हूँ साथियों। तो अभी तक आप गजल को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने दो गजलें पढ़ी थी, उसके बाद फिर हमने दो गजलें पढ़ी थी यगाना चंगेजी की, हमने दो गजलें पढ़ी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं खलीलुर रहमान आजमी की दो गजलें पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको खलीलुर रहमान आजमी की दो गजल आपको पढ़ाने वाला हूं, जो चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर नंबर 23 करके है। साथियों, उम्मीद करता हूं, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सबसे पहले आप अभी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो समझ में आ रही है तो पहले ही आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त यारों में शेयर कर दीजिए। साथियों, तो मैं आज जो वीडियो पढ़ने वाला हूं, जो चैप्टर आज मैं पढ़ाने वाला हूं, पहले मैं आपका इसका बैकग्राउंड बता दूं। क्या हमारा जो ये चैप्टर है, दो गजल है जो खलीलुर रहमान आजमी जी की लिखी हुई गजल है, जिसको आज हमें पढ़ना है। गजल नंबर 1 है, जिसका पहला मतलब मैं पढ़ता हूं। इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। ये इस तरह करके पहला गजल है। और दूसरा गजल है कि हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए जिंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। ये दो गजल है। और इन दोनों गजल में एक लास्ट वाली जो गजल है, इस लास्ट वाले गजल में शायर अपने जिंदगी के तमाम तजर्बात को लिख दिया है। ये आप ये समझे कि मौत से कुछ साल पहले, बिल्कुल मौत के करीब करीब इस गजल को इन्होंने लिखा था, जब ये मौत के खतरनाक हौलनाकियों को देख रहे थे। मौत के वक्त इंसान के ऊपर क्या होता है और जिंदगी गुजारने में हमें क्या पेचो खम, क्या नशेबो फराज से गुजरना होता है, उतार चढ़ाव जिंदगी में क्या क्या आते हैं, इन सारे तजर्बात को जान लेने के बाद ये दूसरा गजल लिखते हैं, जिस गजल का बोल है हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए जिंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। और हम बात करें इनकी पहली गजल की, तो ये पहले गजल में बताना ये चाह रहे हैं, इस गजल में आपको दर्द भी मिलेगा, गम भी मिलेगा, जिंदगी से नाउमीदी भी मिलेगी, लेकिन साथ ही आपको यह भी महसूस होगा कि उस जिंदगी में कामयाब बनने का, आने वाले मुसीबत से टकरा करके आगे बढ़ने का एक उम्मीद भी आपको दिखाई देगी। साथियों, तो ये हमारी दोनों गजलों का बोल है जो मैंने आपको बीच रखा। इन दोनों गजलों को लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अपने इल्म के मुताबिक। लेकिन इससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि खलीलुर रहमान साहब की जिंदगी के बारे में आप पहले कुछ जान ले, जो आपके बिहार बोर्ड के इस कहकशा उर्दू में दिया गया है। पहले आप इसे जान ले। जब आप इसे जान लेंगे तो ऐसा होगा कि आप 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर ले जाएंगे। हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं। अगर आप इस कंटेंट को देख लेते हैं तो 5 से 6 नंबर क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। साथियों, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, खलीलुर रहमान साहब शायर भी हैं और नक्काद भी हैं। सबसे पहला पॉइंट यही आप नोट कर लें। खलीलुर रहमान साहब एक शायर भी थे और एक नक्काद भी थे। नक्काद, बार बार मैं आपको बता चुका हूं, नक्काद बोलते हैं किसी की लिखी हुई तहरीर पे टिप्पणी करना या उसके सही और गलत होने की परख करके बता देना, इसी को तनकीद यानी नक्काद बोलते हैं। तनकीद करने वाले को नक्काद बोलते हैं। साथियों, तो खलीलुर रहमान साहब का असल नाम खलीलुर रहमान आजमी है। अगर हम बात कर ले इनकी पैदाइश की, तो इनकी पैदाइश 9 अगस्त 1927 को आजमगढ़ के गांव सीधा सुल्तानपुर में हुई। इनकी पैदाइश 9 अगस्त 1927 को आजमगढ़ के गांव सीधा सुल्तानपुर में हुई। अगर हम बात करें आजमी साहब की इब्तदाई तालीम की, तो इनकी इब्तदाई तालीम आजमगढ़ में हुई। इनकी इब्तदाई तालीम साथियों आजमगढ़ में हो गई।
और आगे देखिए, खलीलुर रहमान साहब इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए अलीगढ़ गए थे। कहां गए थे? अलीगढ़। कहां गए? अलीगढ़ गए। तो अलीगढ़ में जिस वक्त बीए कर रहे थे, आला तालीम हासिल करने के लिए जब अलीगढ़ गए तो अलीगढ़ में बीए का कोर्स कर रहे थे, बैचलर ऑफ आर्ट। ये तालिब इल्मी का दौर था, ये कोर्स आप कर ही रहे थे कि इसी दौरान में आतिश एक शायर है, इनकी शायरी पे एक रिसाला लिखा, एक पत्रिका लिखा जिसका नाम था निगार। आतिश की शायरी पे एक पत्रिका जारी किया, किसने? खलीलुर रहमान आजमी ने, जिसका नाम था निगार। ये शायर हुई, पत्रिका लिख करके शाये किया। बात करें हम 1952 में, तो 1952 में लेक्चरर की हैसियत से, बहैसियत लेक्चरर शोबे उर्दू अलीगढ़ में मुलाजमत इख्तियार कर ली। कितने में? 1952 में। और आगे बढ़े साथियों, खलीलुर रहमान आजमी की लिखी हुई किताब है नई नज़म का सफर। नई नज़म का सफर, ये इनकी लिखी हुई किताब है। अगर हम बात करें इनकी शेरी मजमुआ की, तो इनकी 3 शेरी मजमुआ है। एक का नाम कागजी पैरहन जो 1955 में प्रकाशित हुआ, दूसरे का नाम नया अहदनामा जो 1965 में प्रकाशित हुआ, तीसरे का नाम है जिंदगी ए जिंदगी जो 1983 में प्रकाशित हुआ, चौथे का नाम है आसमां ए आसमां जो 2000 साल में प्रकाशित हुई, 2000 सन में प्रकाशित हुई। और आगे देख लेते हैं, अगर हम बात करें खलीलुर रहमान आजमी की तनकीदी मजामीन की, तो इनकी तनकीदी मजामीन भी यहां लिख दिया गया है। तनकीदी मजामीन, कुछ मिट गया है साथियों, एक मिनट। तनकीदी मजामीन इनके है फिक्र फन। तनकीदी मजामीन की किताब है फिक्र फन, फिक्र व फन, फिक्र व फन, जिसको पढ़ा जाता है फिक्र फन, जो 1956 यानी 1956 में प्रकाशित हुआ। एक तनकीदी मजामीन क्या नाम है? जाविया निगाह, जावियाए निगाह जो 1966 में प्रकाशित हुआ। मजामीने नौ जो 1977 में प्रकाशित हुआ, 1977 में प्रकाशित हुआ। साथियों, अगर और इनकी बात करें खलीलुर रहमान आजमी की, तो देखें बहादुर शाह जफर की शायरी का मुकद्दमा, जिसका नाम रखा नवाए जफर। नवाए जफर, खलीलुर रहमान आजमी ने बहादुर शाह जफर की शायरी पर एक मुकद्दमा लिखा, और मुकद्दमे की जो किताब थी उसका नाम था नवाए जफर जो 1975 में प्रकाशित हुआ। और मसनवी सहरुल बयान पर मुकद्दमा लिखा। मसनवी सहरुल बयान एक मसनवी की किताब है जिसका नाम सहरुल बयान है, जो 1976 में इसके ऊपर, इस सहरुल बयान पे 1976 में 76 ईस्वी में इन्होंने इस किताब से पहले एक मुकद्दमा लिखा। मैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मुकद्दमा क्या चीज है। देखें, जो किताब हम पढ़ रहे हैं उस किताब से पहले, यानी 1-2 पेज पहले मैं आपको बता दूं। देखें, ये आपकी बिहार बोर्ड की किताब है। आपकी किताब की शुरुआत कहां से हो रही है? तो आपकी किताब की शुरुआत यहां से हो रही है, खाका निगारी यहां से। लेकिन इससे पहले कुछ जानकारियां दी गई है। यहां फहरिस्त है, उससे पहले यहां पे ये कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है, यहां कुछ लिखा हुआ। तो किताब शुरू होने से पहले उस किताब के पढ़ने का जो मुकद्दमा होता है, पढ़ने का जो डायरेक्शन होता है, पढ़ने का जो तौर तरीका होता है, वही सारी बातें शुरू में लिखी जाती है, जिसको हम मुकद्दमा कहते हैं। वो जो शुरू में हमें डायरेक्शन बताया जाता, वो काम हमें
आगे पढ़ने के लिए रहनुमाई करता है, इसलिए उसको मुकदमा कहा जाता है। तो शहरुल बयान पर मुकदमा 1976 में खलीलुर रहमान ने लिखा। और मुकदमा कलाम आतिश, आतिश शायर है, इनके कलाम पर भी मुकदमा लिखा। कब? 1959 में। 1959 में इस किताब का भी मुकदमा लिखा। अगर हम बात करें इनकी वफात की तो 1 जून 1978 को सिर्फ महज 51 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। 1978 में इनका इंतकाल हुआ, जो टोटल मिलाकर के इनकी पूरी जिंदगी जो होती है वो 51 साल की होती है। और उस 51 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ गए। साथियों, तो अब बिना किसी इंतजार के हम इस चीज को देख लेते हैं जो हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हम सॉल्व कर पाएंगे। साथियों देखें, शायर लिखता है, इनकी जो गजल है, पहली गजल जो इन्होंने लिखा है, जिसका पहला शेर है, इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। शायर इस शेर में यह बताना चाह रहा है कि शायर के दिल में छुपे हुए गम की निशानदेही कर रही है ये शेर। और इस शेर में शायर ने जिंदगी के गहरे तजर्बात का एहसास भी होता है। मतलब यह है इस शेर का कि शायर के गमों पर भी दुश्मनों को इत्मीनान न हुआ। शायर के जख्मों पे दुश्मनों को इत्मीनान नहीं हुआ और आखिर उससे निजात मिल गई। आखिर उससे निजात मिल गई। गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। गोया के जो परेशानी का जड़ था, जो परेशानी की जड़ थी, वो परेशानी की जड़ खत्म हो गई। और वो क्या हो गए? वो ये हुआ कि वो आखिर उससे निजात मिल गई। किसको? शायर को। दूसरा शेर है, जी चाहता तो बैठते यादों की छांव में। शायर कहता है कि जी चाहता तो बैठते यादों की छांव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। इस शेर में शायर कहता है कि दिल तो चाहता है कि माजी की याद में, गुजरे हुए जमाने की यादों में खो जाऊं। दिल ये कहता है कि जो गुजर गए हैं उस गुजरे हुए लम्हात की यादों में खो जाऊं, लेकिन यादों ने भी साथ छोड़ दिया और मैं गम और नाउमीदी से दो चार हो गया। तीसरे शेर में शायर कहता है, बस इतनी बात थी कि अयादत को आए लोग। अयादत बोलते हैं कि कोई आदमी परेशानी में हो, बीमार हो, और हम उससे जा करके उसे बीमारी पूछे, उसका हाल पूछे और उसे तसल्ली दे। ऐसे काम करने को उर्दू में अयादत बोलते हैं। तो शायर कहता बस इतनी बात थी कि अयादत को आए लोग, दिल के हर एक जख्म का टाका उधड़ गया। दिल के हर एक जख्म का टाका उधड़ गया। शायर इस शेर में यह कहना चाहता है कि कल्बी वाकयात के साथ, इस शेर में शायर ने कल्बी वाकयात के साथ साथ अपनी जज्बात की भी शमूलियत की है। कह रहा है कि बस इतनी बात थी कि आदत, ये तो पूछने की बात है, कहने की बात है कि लोग मुझसे हाल खबर, मेरी परेशानी को देखने और पता करने आए थे, लेकिन उनके आने का मकसद कुछ और था। उनके आने का मकसद था कि मेरे जख्म पे वो नमक छिड़क करके चले गए। वो इयादत को नहीं बल्कि मेरे जख्म पे नमक छिड़कने आए थे, जिसको शायर कहता दिल के हर एक जख्म का टाका उधड़ गया। यानी उनकी बात, उनके रिएक्शन और उनके द्वारा किए गए काम से मेरे जख्म के जो टाके लग गए थे, मेरे जख्म जो सूखने के करीब थे, उनकी बातों को सुनकर, उनकी एक्टिविटी को देख करके मेरे जख्म का टाका
ताका उधड़ गया। चौथे शेर में शायर कहता, यारों ने खूब जाके जमाने से सुलह की, यारों ने खूब जाके जमाने से सुलह की, मैं ऐसा बददिमाग यहां भी बिछड़ गया, मैं ऐसा बददिमाग यहां भी बिछड़ गया। शायर इस शेर में कहता है कि मेरे दोस्त अहबाब ही अक्लमंद निकले कि उन्होंने वक्त और हालात से समझौता करते हुए दुनिया में कामयाबी हासिल कर ली। मेरे दोस्त और अहबाब वो क्या निकले, अक्लमंद निकले कि उन्होंने वक्त और हालात से समझौता करते हुए दुनिया में कामयाबी हासिल कर ली, और मैं ही ऐसा बददिमाग था कि जमाने के तकाजों के साथ नहीं चल सका, जमाने के तकाजों के साथ नहीं चल सका, और इसलिए इस मामले में मैं क्या हुआ, बिछड़ गया। तो गोया के शायर इस शेर में हुज्न और उम्मीद यानी गमगीन और नाउमीदी और गमगीन को बताने की कोशिश की है। पांचवें शेर को देखे, शायर कहता, कोताहियों की अपनी मैं तावील क्या करूं, कोताहियों की अपनी तावील क्या करूं, मेरा हरेक खेल मुझी से बिछड़ गया। कोताही बोलते हैं कमी को, और तावील करना बोलते हैं सफाई देने को। तावील करने का मतलब सफाई देना, और कोताही का मतलब कमी। कह रहा कोताहियों की अपनी यानी अपने द्वारा मुझ में जो कमी है उस कमी की सफाई मैं क्या दूं, उस कमी की सफाई मैं क्या दूं। मेरा हरेक खेल मुझी से बिछड़ गया, मेरा जो खेल बना बनाया खेल था वो बिगाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि वो मैं खुद ही हूं। मेरी कमियों और मेरी कोताहियों की वजह से मेरा बना बनाया खेल मुझी से बिगड़ गया। छठा शेर देखें, शायर कहता है, अब क्या बताएं क्या था, अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में, अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया। शायर इस शेर में यह कहता है, कहना यह चाह रहा है कि हम दुनियावी कामयाबी से पहले ही, हम दुनियावी कामयाबी से पहले ही रखते सफर बांध चुके हैं। हम क्या मतलब यह है कि शायर यहां ऐसा, शायर बहुत कुछ महसूस करता है और अपनी तमाम जज्बात और एहसासात को शामिल करके ये बात कहना चाह रहा है। सीधे लफ्जों में मैं आपको बता दूं, शायर कहना चाहता है कि हम दुनियावी कामयाबी से पहले ही जिंदगी से रखते सफर बांध चुके हैं। अगर इस तरह करके खलीलुर रहमान आजमी की यह पहली गजल मुकम्मल होती है। अब बात करते हैं इनकी दूसरी गजल की। तो इस दूसरी गजल में शायर कहता है, जो इनके पूरी जिंदगी के इस गजल में अपने तजर्बात को ये बयान किया, चुके मरने से कुछ साल पहले इसको लिखा था, यानी बिल्कुल मौत के करीब आप जा रहे थे, मौत के मुंह में जा रहे थे, उस वक्त आपने ये गजल लिखी थी। सुनिए, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ऐ जिंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। देखें, ये पूरी गजल शायर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में कही, और जिस दौर में वो, उस दौर की बात है कि हर वक्त और हर कदम पर मौत की खतरनाक आहट को सुन रहे थे। उस वक्त वो मौत की खतरनाक आहट को सुन रहे थे, इसलिए वो बांसुरी पर जिंदगी का गीत गाने की बात कर रहा, बांसुरी पर जिंदगी का गीत गाने की बात कर रहा है। उसके बावजूद जिंदगी की सरसब्जियों और इनायतों को दुआएं देता हुआ नजर आ रहा। ये शेर आजमी साहब ने रजाइयत पसंदी की उम्दा मिसाल है। आजमी साहब की ये रजाइयत पसंदी की उम्दा मिसाल है। दूसरा शेर है, अपना मुकद्दर था यही ऐ मंबए आसूदगी, बस्तिशनगी गोपास था दरिया तेरा। इस शेर में शायर कहता है, शायर अपने मुकद्दर की बात कर रहा है। इस शेर में शायर अपने मुकद्दर की बात कर रहा है और कहता है
कि ऐ आराम और राहत के चश्मे, मेरा मुकद्दर ही ऐसा है कि मैं तेरे करीब रहकर भी प्यासा हूं। लफ्जों की तकरार, यहां जो ऐ जिंदगी, यहां जो बताया ना बस्तिशनगी, ये लफ्जों का तकरार हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लफ्जों की तकरार से शायर शेर में शिद्दत पैदा करने की कामयाब कोशिश कर रहा है। आगे देखिए तीसरा शेर। इस शेर में शायर कहता है, इस गाम से उस गाम तक जंजीरे गम के फासले, मंजिल तो क्या हमको मिले, चलता रहे रास्ता तेरा। शायर इस शेर में जाहिरन गम और अफसुर्दगी के बादल छाए हुए हैं, लेकिन जब उसकी मानवी वुसअत पर गौर करते हैं तो महसूस होता है कि शायर के नजदीक गम से हार कर बैठ जाने का नाम जिंदगी नहीं है। गम से हार कर बैठ जाने का नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त से लड़ने और उससे भरपूर मुकाबला करने का नाम जिंदगी है। अगर हम बात करें चौथे शेर की, तो शायर कहता है, तू कौन था। शायर खुद अपने बारे में कह रहा है, तू कौन था, क्या नाम था, तुझसे हमें क्या काम था, हर पर्दे दिल पर अभी धुंधला सा एक चेहरा तेरा। हर पर्दे दिल पे अभी धुंधला सा एक चेहरा तेरा। इस शेर में शायर खुद से मुखातब है और कहता है, शायर अपने आप को कह रहा, क्या कह रहा है कि तू कौन था, तेरा नाम क्या था, तुझसे मुझे क्या काम था। मालूम नहीं इन बातों के बावजूद दिल के पर्दे पर धुंधला सा एक चेहरा उभरता है। मतलब ये कि शायर इस शेर में जिंदगी की बात करता हुआ नजर आ रहा। शायर सीधे लफ्जों में कहा जाए तो शायर इस शेर में अपनी जिंदगी की बातें करता, जिंदगी की बात करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें पांचवें शेर की, तो शायर कहता है, मतलब सूरज है गोया ना मेहरबा, है सर पे नीला सायबा, ऐ आसमां दायम रहे साया तेरा। इस शेर में आजमी साहब ने आसमान को पेश करके तकरार की सूरत पैदा की है। शायर अपने इस शेर में मानवी वुसअत पैदा करने के लिए कभी कभी ये इंतजाम करता है। शायर की ये बड़ी खूबी है कि उसने तकरार के जरिए अशआर में शिद्दत पैदा करने की कोशिश की है। अब शेर का मतलब सुनिए। इस शेर में शायर ने खास तौर से आसमान को अपना मुहाफिज कहा है। शायर ने इस शेर में आसमान को अपना मुहाफिज कहा है और उसे दुआओं से नवाजा है। उस आसमान को दुआओं से नवाजा है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको बात समझ में आई है तो वीडियो को शेयर कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। अब मुख्तसर क्वेश्चन देखिए, खलीलुर रहमान आजमी कहां पैदा हुए? तो खलीलुर रहमान आजमी आजमगढ़ के सीधा सुल्तानपुर गांव में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है, खलीलुर रहमान आजमी का पेशा क्या था? तो अलीगढ़ में लेक्चरर की हैसियत से पढ़ाना ये उनका पेशा था। तीसरा सवाल है कि खलीलुर रहमान का ताल्लुक किस इदारे से था? तो इनका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था। खलीलुर रहमान आजमी के एक मजमूए का नाम बताइए। उनके कई मजमूए हैं, लेकिन एक मजमुआ का नाम याद रखें, कागजी पैरहन। पांचवा सवाल है, किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी लिखी हुई है? तो मज़कूरा किताब खलीलुर रहमान आजमी की लिखी हुई है। सवाल नंबर 6 है, खलीलुर रहमान आजमी के 2 मुआसरीन का नाम बताइए। मुआसरीन बोलते हैं वो लोग जैसे किसी के जमाने के, यानी हम जमाना हम उम्र आदमी, हम जमाना हम उम्र, यानी एक ही साल के, उसी को हम असर कहते हैं, या मुआसरीन। तो उनके मुआसरीन थे इब्ने इंशा और नासिर काज़मी। इब्ने इंशा और नासिर काज़मी। देखे और भी क्वेश्चन है जिसको इंशाअल्लाह लास्ट में मैं हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल
आज की वीडियो में बस इतने ही। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर सारी बात समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बस इतने ही आज की वीडियो, मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।